आइए अब डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स, जब कंसंट्रेशन टर्म्स को हम पढ़ते हैं तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या होता है? पहला होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब एक बात देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मैं बात करूं मास की या फिर वॉल्यूम की, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। अगर मैं बात करूं मास की, क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? आंसर है नहीं। देखिए कैसे हमें पता लगता है, हम रियलाइज कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और वो ऊपर से क्लोज्ड है, अगर मैं इस कंटेनर में वाटर ऐड कर दूं, वाटर डाल दूं, जब मैंने इसमें वाटर डाला, अब मैंने नीचे से इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इसको हीट करूंगा तो वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर में। यानी कि पहले जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम केवल यहां तक था। अब जैसे मैंने हीट किया, वेपर की फॉर्म में वाटर गया, तो वाटर ने पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में हम क्या देखेंगे? वॉल्यूम। क्या देखेंगे? वॉल्यूम मतलब डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या आता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, लेकिन मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसमें लिखेंगे मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट। अब ये मास डिपेंडेंट और वॉल्यूम डिपेंडेंट में मैंने क्यों इसको कन्वर्ट किया है? देखिए जब ये टर्म्स आएंगी, कुछ टर्म्स इस साइड आएंगी, अगर मैं इन दोनों का इंटर कन्वर्जन जब पढ़ूंगा तो इंटर कन्वर्जन में मैं क्या करूंगा? मैं यूज करूंगा डेंसिटी को। किसको यूज करूंगा? डेंसिटी को। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसलिए मैंने क्या किया है, इसको वॉल्यूम में और मास में कन्वर्ट कर लिया ताकि वो हमें डेंसिटी देगा। एनसीईआरटी में भी आपको कई सवाल मिलेंगे, वो डेंसिटी देगा और इनका इंटर कन्वर्जन करवा सकता है। तो देखिए ये मास डिपेंडेंट होती है। कई सोच सकते कैसे, ये बता ही देता हूं। चलो अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिखूं, N इज इक्वल टू गिवन मास यानी कि वेट डिवाइड में मोलर मास। जब मैंने इसको हीट किया था, हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया था? वेपर में। कन्वर्ट वेपर में हुआ था, लेकिन ये कंटेनर क्लोज था। जितने इसमें नंबर ऑफ मोल्स थे, किसके? वाटर के। अब हीट करने के बाद वो वेपर फॉर्म में जरूर गया है, लेकिन उसके नंबर ऑफ मोल्स अभी भी क्या है? सेम है। जितने पहले थे उतने ही हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। मोलर मास की अगर मैं बात करूं, मोलर मास तो सबको ही पता है, मोलर मास तो क्या रहता है? कांस्टेंट। मोलर मास तो फिक्स होता है। जैसे HCl का हम निकालें, H का कितना होगा? 1, और क्लोरीन का कितना होगा? 35.5, ऐड करेंगे 36.5 हो जाएगा। चाहे वो वाटर की फॉर्म में रहे, चाहे वेपर की फॉर्म में रहे, HCl है, वो किस में रहेगा? उसका मोलर मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर मैं N निकाल लूं, N की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, जिसमें मोलर मास कांस्टेंट है, तो पक्का वेट भी क्या रहा होगा? कांस्टेंट। इट मींस जब मैंने इसको हीट किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो वेट क्या रहा? वेट रहा फिक्स। मतलब वेट क्या था? कांस्टेंट। यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हम क्या ले सकते हैं? मास डिपेंडेंट। चलिए इनको हमने थोड़ा सा देखा कि डेंसिटी से रिलेट करेंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे ड्राइव कर लिया कि मास और वॉल्यूम के टर्म में लिख लिया। अब इसमें कौन कौन सी टर्म आएंगी? वॉल्यूम डिपेंडेंट में वो आएंगी जिन टर्म्स में वॉल्यूम यूज होगा। वॉल्यूम किस में यूज होगा? देखिए परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। दूसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाई परसेंटेज W बाई V, इसमें भी क्या आया? वॉल्यूम आया। अगला हम दे सकते हैं
मोलैरिटी, क्या लेंगे, मोलैरिटी। और नेक्स्ट हम ले सकते हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ले लेंगे। और मास डिपेंडेंट यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हम क्या क्या लेंगे, तो इसमें लेंगे, देखिए इसमें एक W आया है, वेट एक आया है, इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे, परसेंटेज W/W। इसमें मोलैरिटी था, इसमें मोलैरिटी ले लेंगे, क्योंकि डिवाइड में क्या आएगा, वेट आएगा इसमें। यह नॉर्मेलिटी था, नॉर्मेलिटी अलग चीज होती है। इसमें हम क्या ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन। और क्या ले सकते हैं, ppm ले सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये मेन टर्म्स हैं जो हमें याद करनी है। अगर आप केवल बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो आप नॉर्मेलिटी याद रखें, मोलैरिटी याद रखें, नॉर्मेलिटी इतनी नहीं पूछी जाती, मोलैरिटी और एक मोल फ्रैक्शन याद करें। ये जो बाकी टर्म्स हैं ये बोर्ड के एग्जाम में इतनी यूज ही नहीं होती, तो आप बोर्ड के लिए केवल ये पढ़ें। लेकिन आप जेई, नीट या हायर एम्स वगैरह या फिर हायर उससे भी ग्रेजुएशन वगैरह, IIT, जैम, नेट, गेट, तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी वॉल्यूम डिपेंडेंट और मास डिपेंडेंट। चलिए डिस्कस करते हैं होते क्या है ये। देखिए सबसे पहले हमने इसमें जो टर्म्स लिखी थी वो क्या थी, परसेंटेज V/V। क्या होता है परसेंटेज V/V, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें पता लगा कि ये क्या है, परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब क्या है, 100 में से कोई चीज बताई जाएगी। अगर मोल फ्रैक्शन देखा जाए, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 में से बताया जाता है, और परसेंटेज का मतलब 100 में से वो चीज कितनी है। अगर मोल फ्रैक्शन देखा जाए, फ्रैक्शन मतलब एक में से कितना टुकड़ा, फ्रैक्शन का मतलब ही टुकड़ा है, तो 1 में से उसका कितना पार्ट। तो ये बात ध्यान रहे, ये परसेंटेज था। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है कि हमने कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऐड किया है, डिवाइड में किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में, इनटू में परसेंटेज है तो क्या लिख देंगे, 100। यानी कि एक वॉल्यूम में, एक सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितने सोल्यूट ऐड किए हैं, दैट इज परसेंटेज V/V। अब बात ये आती है, वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं या तो लीटर में या इसकी छोटी टर्म्स मिलीलीटर में। यहां भी क्या है, या तो लीटर लिखेंगे या इससे छोटी आएगी तो मिलीलीटर लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। जब जब वॉल्यूम मेजर की जाएगी वो लीटर में या तो मिलीलीटर में की जाएगी। अब देखिए अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है 20% V/V, इसका क्या मतलब है, देखिए अगर मैं देखूं यहां पे क्या है, इनटू में 100, डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में भी 100 लिखेंगे और ऊपर क्या लिख देंगे 20। ये 20% मतलब क्या है, ऊपर कौन है, सोल्यूट, तो सोल्यूट कितना लिया 20। अब ये सोल्यूट 20 है और ये आंसर भी अपना कितना है 20 है, तो ये इससे कट जाना चाहिए और ये तभी कटेगा तब यहां भी कितना हो 100। मतलब इसका मतलब ये इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 20। और ऊपर देखें सोल्यूट है, यानी कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी है 20, और नीचे क्या है सॉल्यूशन, उसकी अमाउंट भी कितनी है 100। अब देखिए किसमें था, ml में, मान लिया ml में ले लेते हैं, तो ये देखेंगे सोल्यूट किसमें प्रेजेंट है, जो सोल्यूट है, यानी कि 20 ml क्या है अपने पास सोल्यूट, और नीचे क्या है सॉल्यूशन, और 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये सोल्यूट। ये बात हम यहां से पता लगा सकते हैं। तो अब जब कभी भी हम ये देखेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे ऊपर जो लिखा हुआ सामने वो क्या है नंबर ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या लिखा होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो आप देख लें, अगर मान लिया मैं पूछ रहा हूं 5% V/V में क्या प्रेजेंट है, या आप इसे क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे हम समझते हैं 5 ml क्या प्रेजेंट है, इसमें 5 ml सोल्यूट प्रेजेंट है, 5 ml सोल्यूट प्रेजेंट है, किसमें, फिर से किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। टोटल सॉल्यूशन 100 ml है और उसमें से 5 ml क्या है सोल्यूट है। अगर वो कह दे 0.2% V/V का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे 0.2 ml क्या प्रेजेंट अपने पास सोल्यूट प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में।
क्या आपको ये बात समझ में आई है? ये बहुत से सिंपल बात थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट टर्म जो आएगी परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V क्या होता है, क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, परसेंटेज W/V यानी कि वेट किस में प्रेजेंट, किसका? सोल्यूट का, डिवाइड में वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। परसेंटेज है तो इनटू क्या लिखेंगे? 100। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब वेट किस में मेजर करते हैं हम? या तो ग्राम या तो किलोग्राम में, मान लो यहां पे ग्राम में। और वॉल्यूम हमने मेजर किस में किया? ml में। तो ये बहुत सिंपल हो गया। बस वहां पे V था, यहां पे क्या आया है? W। बस वहां पे ml लिखते थे, यहां पे क्या लिखना है? ग्राम लिखते हैं। पिछले वाला एग्जांपल लेते, सबसे पहले जो एग्जांपल लिया था हमने लिया था 20% W/V ले लेते, उसमें V/V लिया था, 20 का ही लिया था। अब देखें इसका क्या मतलब है, इसमें 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट। क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट। किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ये बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि वेट को ग्राम में क्यों मेजर किया जाता है, वॉल्यूम को लीटर में या मिलीलीटर में क्यों मेजर किया जाता है, वॉल्यूम को किलोग्राम इसमें मेजर क्यों नहीं किया जाता, किलोग्राम हो ग्राम हो क्यों मेजर नहीं किया जाता। देख लेते हैं आपको कितनी नॉलेज है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। अगला हम बात करते हैं मोलैरिटी का। नेक्स्ट टर्म्स देखिए, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में प्रेजेंट है? लीटर में है तो ठीक है। अगर ये ml में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल M से। तो ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल सकता है एज इट इज। हमने नया क्या बताया? तो नया क्या बताया तो देखिए इस चीज को एनालाइज कीजिए, समझिए इस चीज को कैसे हम देख सकते हैं इसको। अगर कहीं पे 5m लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 5m, मतलब ऊपर देखे क्या लिखे हैं? सोल्यूट। और सोल्यूट के क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 5 मोल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 5 मोल्स। किसमें? नीचे क्या प्रेजेंट है? इन 1000 ml या तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्या आपको यह बात समझ में आई? जितना यहां पे गिवन है वही क्या कर दे? वही मोल बना दे और आगे क्या लिख दे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं यहां पे लीटर में लिखता तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए अगर वहां 1000 नहीं होता, 1 मिनट के लिए 1000 बोल जाए, क्यों? क्योंकि मैं जो वॉल्यूम लूंगा वो लूंगा लीटर में। मान लिया वो था मेरे पास 25, क्या था? 25 डिवाइड में नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेंगे? 1 लीटर ले लिया। इनटू में कुछ करना नहीं। ऊपर क्या प्रेजेंट था? ऊपर प्रेजेंट थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या प्रेजेंट था? नीचे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आंसर जो आएगा इसकी जो यूनिट है वो क्या है? मोलर, मोलैरिटी कैपिटल M। यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 25 मोलर। यानी कि ऊपर जो प्रेजेंट है वो क्या है? मोल्स है। और नीचे डिवाइड में क्या है? 1 लिखेंगे तो वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस अगर मेरे पास एक कंटेनर है उसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है और वो सॉल्यूशन कितना भी प्रेजेंट हो सकता है, मान लीजिए 15 लीटर प्रेजेंट है, और कहता है उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी है 30 मोलैरिटी। इसका क्या मतलब समझते हैं? 15 लीटर में से अगर मैं इसमें से 1 लीटर अलग से निकाल लूं, क्या कर लूं? 1 लीटर इसमें डाल दूं। ये जो सॉल्यूशन था इसमें से 1 लीटर मैंने निकाला। अगर मैं 1 लीटर निकालूंगा तो इस 1 लीटर में मुझे 30 मोल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 30 मोल्स मिलेंगे। किसके मिलेंगे? सोल्यूट के।
सोल्यूट मैंने बताया था जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, देखने के तरीके बताए थे। तो ये बात क्या आपको समझ में आई? तो ये थी मोलैरिटी। अब इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन एक बार जनरल हम देख लेते हैं कि इन टर्म्स को कैसे याद करते हैं, मतलब क्या होता है। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, इनके न्यूमेरिकल जब आएंगे मैं आपको देखिए 90% न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व कराऊंगा जिसमें फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कई बार हम वो कॉन्सेप्ट दिमाग से उतर जाए या फिर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स काम आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता अपने पास नॉर्मेलिटी। क्या आता है? नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। वो उसकी क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये इसका फॉर्मूला है रिप्रेजेंट करने का। तो नॉर्मेलिटी क्या आपको समझ में आई? तो नॉर्मेलिटी का एक जनरल फार्मूला आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये डिराइव कहां से किया, इसके लिए आप एक अलग वीडियो बनाई थी, वो दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें नॉर्मेलिटी वर्सेस मोलैरिटी दिखा रखा है, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, ये फार्मूला कहां से आया, डिराइव किया। ये सबसे पहले तो हम ये 11th क्लास में पढ़ते हैं, रेडॉक्स में पढ़ते 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद रेडॉक्स में भी ये बात बता रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप डायरेक्ट याद रखें, कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। तो ये था अपना कंसंट्रेशन टर्म्स का कुछ पार्ट। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ दूसरे पार्ट की, जो थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उसमें सबसे पहले हमने देखी थी परसेंटेज W बाई W, यानी कि वेट अपॉन वेट। इसका मतलब क्या था? वेट, किसका वेट? सोल्यूट का, डिवाइड में यहां पे किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा। ये एक जनरल फार्मूला है, बस ये आप फार्मूला याद रखें, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हम दूसरे फार्मूला पे गए थे, जो क्या था? मोल फ्रैक्शन। क्या था? मोल फ्रैक्शन टर्म्स आई थी अपनी, मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता काई से, ये x जैसा दिखता है, यानी कि बोलते क्या है? काई। काई इसका सिंबल है। डिफाइन कैसे करेंगे? मान लिया अपने पास A है, सोल्यूट सॉल्वेंट, कुछ भी मान लो अभी के लिए, उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे Na, इसके पैर में लिख दिया A। B है तो इसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट इज N। अगर मेरे को यहां पे निकालना है A के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे काई A इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे इसके जिसके निकालने हैं Na डिवाइड में n क्या? टोटल। n टोटल का मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, चाहे 50 होते 50 ऐड कर देते, जिसका निकालना है ऊपर डिवाइड में नीचे जितने टोटल है। यानी कि यहां ऐसे कैसे लिख सकते हैं टोटल की जगह, तो इसका हो जाएगा काई A इज इक्वल टू Na डिवाइड में Na प्लस Nb। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का। एक बार सोचिए, मोल फ्रैक्शन यानी कुछ मोल है उनका क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन। यानी कि मान लीजिए 98 ग्राम ऑफ H2SO4 गिवन है, उसके बाद 36 ग्राम ऑफ H2 है। ये स्टार्टिंग में ये सवाल हमने किया था, इसमें देखा था कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और यही अमाउंट थी और यही दो चीज थी। अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए? H2SO4 के लिए, H2SO4 कितने? गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास, 98 डिवाइडेड में 98, कितना आया था आंसर? 1 आया था। H2O के लिए निकाला था NH2O, तो क्या आया था? 36 डिवाइड में मोलर मास कितना? 18, तो आंसर कितना आया था? 2 मोल्स आया था। अब देखिए,
अब ये वैल्यू ग्राम में है। अगर आपको बोले कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 36 ग्राम ऑफ H2O, देन कैलकुलेट मोलैरिटी फॉर द H2SO4 या फिर मोल फ्रैक्शन फॉर द H2SO4। अगर इसकी बात करें मोल फ्रैक्शन निकलवाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दोनों के पता है, तो हम देखेंगे यहां पे मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स निकलवाएगा हमसे, मान लिया H2SO4 के, हम लिखेंगे काई H2SO4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, स्टार्टिंग में लिखेंगे H2SO4 के, डिवाइड में n क्या लिखेंगे, टोटल। तो यहां पर देखिए H2SO4 के कितने 1 डिवाइड में टोटल कितना, टोटल देखिए स्टार्टिंग में H2SO4 प्लस कितना नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लिए 2, तो ऐड करेंगे 3 यानी कि 1/3। ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। किसके लिए आ जाएगा, H2SO4 के लिए। अगर हमें H2O के लिए निकालना है तो या तो हम इसी फॉर्मूले से जाएं या फिर हम क्या करते हैं इसको एक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसके लिए आ जाएगा, H2O के लिए। तो ये डायरेक्ट अगर दूसरा निकालना हो तो आप एक में से माइनस कर दें। अब एक में से माइनस क्यों किया, सवाल ये है। देखिए मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा, कितना टुकड़ा कितना पार्ट, यानी टोटल कितना था एक में से कितना। यानी कि जब मैं देखूंगा दोनों के मोल फ्रैक्शन, मतलब दोनों के ए के एक्स के लिए निकाला प्लस इसमें एक्स बी के लिए निकाला, टोटल कितने थे 2, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 के हो जाएगा। यानी कि टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये बात थी तो एक बात तो मैं बता सकता हूं, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। देखिए हो सकता है मैं इसके ज्यादा करवा दूं न्यूमेरिकल, लेकिन एक बार आप ये पढ़ के खुद से ट्राई कीजिए, तब बेटर समझ में आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं, कैसे आप फंस सकते हैं। देखिए सवाल लेते हैं, अगर मैं कह दूं मोल फ्रैक्शन के लिए इसमें से कौन सी सिचुएशन, टर्म्स, कंडीशन सही है, कुछ भी कह लीजिए। मान लीजिए 0 और यहां पे लिख दिया हमने काई ए 1, ये ऑप्शन ए है। ये काई ए क्या है, ये जो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था ए के लिए, ए और बी जो हमने सिंपल एग्जांपल लिया था वही है। ऑप्शन बी 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स ए 1। अगर थर्ड में हमने ले, ये 0 है, 0 काई ए इससे बड़ा है और ये इक्वल टू और 1 है, और लास्ट में हम ये लेते हैं यहाँ पे काई ए और ए। इनमें से आपको पॉज करना है वीडियो को और सोचना है और कमेंट कर देना है, तो बाद में पता लग जाएगा आप कितने इंटेलिजेंट। तो इसमें से आंसर आएगा, आंसर मैं बता देता हूं अभी, आंसर इज 4। देखिए इसमें ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें इक्वल टू आया है, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 आ गया। मैंने अभी बताया था काई ए प्लस काई बी क्या था, 1 के इक्वल था। देखिए काई ए प्लस काई क्या था, 1 के इक्वल था। अगर ये 1 है तो ये कितना हुआ, 0। ये 0 हुआ मतलब उस सॉल्यूशन में एक ही चीज है। नीचे एग्जांपल लिया था H2SO4 में H2 ऐड किया था, यानी कि या तो H2O है ये या H2SO4 है, एक ही चीज है, यानी कि ये सॉल्यूशन है ही नहीं, एक चीज है सॉल्वेंट या सोल्यूट बोलो। मतलब दो चीजें मिक्स होती है कम से कम किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। लेकिन हमने यहाँ पे क्या मानी है, एक। तो ना ये हो सकता ना ये हो सकता, इक्वल का निशान आ गया तो गलत है। अब देखिए इसमें यहां इक्वल आ गया, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब ये 0 मान लो, ये 0 हो गया, फिर भी वही कंडीशन है, एक बच गया, ये भी गलत है। इसमें इक्वल टू 1 आ गया, ये भी गलत है। तो आंसर अपना क्या बचेगा, जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में बैठा के रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बातें आप कैसे सीखेंगे, जैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आपको ये बात समझ में आती जाएगी कि हमने क्या निकाला है। अगर मैं यहाँ पे 50 न्यूमेरिकल आपको करवाऊं और आप वीडियो देखें और आराम से सोचें कि हमें आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप न्यूमेरिकल निकालेंगे तब आपको एनालाइज होगा
एनालिसिस फिर ही कर सकते हैं कि किसमें क्या आता है। कोई भी न्यूमेरिकल ये नहीं कहता देखो मैं ये निकला न्यूमेरिकल पूरा निकाल दिया, देखो मैंने ये बात बताई, और ना ही किसी बुक में लिखा होता कि देखो ये न्यूमेरिकल ये बात बताता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान में रखें और थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल सोल्व करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये था मोल फ्रैक्शन। और कमेंट जरूर कर दे वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई भी किसी प्रकार की आपको गलती या दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उसको अच्छा कर सके, सुधार सके, आपको अच्छे समझ में। देखिए अगले टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, ये मोलैलिटी का होता है। मोलैलिटी में क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और ये इकलौती ऐसी टर्म है पूरी केमिस्ट्री में कि जहां पे नीचे क्या आ रहा है? सॉल्वेंट आ रहा है। तो आप ये ध्यान में रखें कि नीचे सॉल्वेंट केवल और केवल एक ही टर्म में आता है, दैट इज मोलैलिटी। आप ऐसे याद रख सकते हैं L और L, उसमें मोलैलिटी था, एक L था एक R था, इसमें दो L है तो दो क्या आएंगे? सोल्यूट सॉल्वेंट, दोनों ये चीज आएंगी जो सॉल्यूशन बनाती है, सोल्यूट सॉल्वेंट। और दूसरा देखिए यहाँ पे M है और यहाँ पे भी क्या है? M है। यहाँ डबल है तो यहाँ भी क्या है? डबल है। ये बात आप ध्यान में रखें। इसमें वही बात है, अगर 5M लिखा हुआ है, 5 मोलैरिटी है, इसका मतलब वो क्या है? 5 मोल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 5 मोल्स। लेकिन नीचे क्या गिवन है? नीचे गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मोलैरिटी में ऐसा नहीं था, मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे, यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तब बढ़ेगा जब हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये बहुत मिस्टेक करवाता है, ये बात ध्यान में रखें आप। अगले जो टर्म लेते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है? पीपीएम। क्या है? पीपीएम होता क्या है? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। देखिए कोई नई टर्म नहीं है, अगर आप देखें कि नई आ गई ये करें, कोई मतलब नहीं है। एक मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक ए है और एक हमारे पास क्या है? बी है। ये कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं। अगर हमें ए की निकालनी है तो ए के लिए हम क्या करेंगे? जो गिवन है, जो निकालनी है, ए डिवाइड में क्या कर देंगे? टोटल इनटू में क्या कर देंगे? 10 की पावर 6। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ठीक उसी तरह से ये निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 480 नंबर आए हैं, कितने में से? टोटल नंबर थे 500, यानी कि हम क्या करेंगे? जितने आए हैं 480 डिवाइड में क्या रखेंगे? टोटल इनटू में क्या कर देंगे? 100, यानी कि परसेंटेज निकालते हैं। मैंने अभी बताया था परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100, और फ्रैक्शन का मतलब एक में से कितना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। परसेंटेज मतलब 100। अब इसने क्या कर दिया? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इस 100 की जगह अगर पीपीएम निकलवाएगा ये टर्म सेम आएगी, इनटू में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मतलब क्या होता है? मिलियन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि मिलियन जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो, यानी कि जैसे एयर में पार्टिकल देखें कि कितनी गंदगी है, कितनी डर्टीनेस है, सैंड पार्टिकल कितने हैं, जिसकी अमाउंट बहुत कम हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है पीपीएम। तो पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या है? 10 की पावर 6। अगर मैं बात करूं ट्रिलियन की, ट्रिलियन क्या होता है? 10 की पावर नहीं, 10 की पावर 12। अगर मैं बात करूं बिलियन की, बिलियन क्या होता है? 10 की पावर 9। आप ऐसे याद रखें, सबसे पहले मिलियन 10 की पावर 6, उसमें 3 जोड़ दें, क्या हो जाएगा? बिलियन, उसमें फिर 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ट्रिलियन। ये पावर में ऐड करने 3 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अगर आपसे क्या पूछ ले? बिलियन, यानी कि पीपीबी पूछ ले, पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि 10 की पावर क्या कर देना है? 9। ये आप ये सोच सकते हैं, जो परसेंटेज निकालते हैं उसकी बस
एक्सटेंडेड फॉर्म है कि 100 नहीं करना, 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख लिखना है। और बिलियन लिखे 10 की पावर 9, अगर ट्रिलियन लिख दे क्या लिख दे, पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ट्रिलियन में 10 की पावर 12 कर देनी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। ये कुछ टर्म्स थी जो आपको याद रखनी थी। अब इन टर्म्स का क्या करना आना चाहिए, इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। इंटर कन्वर्जन से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी टर्म कैसे हैं, वो कुछ भी देगा। इंटर कन्वर्जन क्या आना चाहिए, या तो एक ही ग्रुप में कि मास डिपेंडेंट है वो आपस में निकलवाएं, या फिर मास डिपेंडेंट से मास इंडिपेंडेंट निकलवाएं, आपको वो भी निकालनी आनी चाहिए। बहुत आसान है, डेंसिटी से कोरिलेट करेंगे। और एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं छोटी सी कि कैसे तो आइए एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, उससे इंटर कन्वर्जन पता लग जाएगा बिटवीन टू ग्रुप्स कैसे होगा, मास डिपेंडेंट से मास इंडिपेंडेंट। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, उसकी क्या गिवन है मोलैरिटी, और वो मोलैरिटी गिवन है मान लीजिए 2 मोलर, और उसकी डेंसिटी गिवन होगी, उसकी क्या गिवन है डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी गिवन है 2 ग्राम पर ml, और कहता है कि मोलैरिटी कैलकुलेट कर, मोलैरिटी कैलकुलेट कर। अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और देख लेते हैं कि कितना आप निकाल पाते हैं। अगर आप सॉल्यूशन देख लेंगे, पहले देखेंगे फिर निकालें, कोई फायदा नहीं। तो देखिए मैं सिखा देता हूं, जब कभी भी बिटवीन टू ग्रुप्स इंटर कन्वर्जन करवाएं, बिटवीन टू ग्रुप्स मतलब हमने देखा था मोलैरिटी क्या है, मास डिपेंडेंट, सॉरी वॉल्यूम डिपेंडेंट, और ये क्या है टेम्परेचर। तो अब इनमें देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जो कन्वर्जन था वो कैसा था। देखिए ऐसा कन्वर्जन जब कभी भी आएगा तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे बॉक्स, बॉक्स में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मास, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम, यहां पे लिखेंगे डेंसिटी, और यहां पे लिखेंगे सोल्यूट, यहां पे लिखेंगे सॉल्वेंट, और यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इनको देखिए कैसे डिराइव करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन निकालने सिखाते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है ये देखिए, उसने कहा हमारे पास 2 मोलर है, मोलैरिटी गिवन है मतलब 2 मोलर है। 2 मोलर मोलैरिटी का मतलब मैंने बताया था क्या प्रेजेंट है, 2 मोल्स प्रेजेंट है, 2 मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2 मोल प्रेजेंट है किसमें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम है उस किसका है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम कितना है 1000 ग्राम, या फिल कर लीजिएगा। दूसरा क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम की बजाय 1.2 मान लो क्योंकि दोनों सेम होते हैं। 1.2 ग्राम में इसमें क्या मतलब है, देखिए डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब क्या होगा, हमें क्या निकालना है मास, तो क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा मास। डेंसिटी कितनी गिवन है 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है 1000, वो क्या आएगा मास, और ये मास किसका है सोल्यूट का। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1200, यानी कि जो सोल्यूट है उसका क्या निकाल लिया हमने मास, और कितना निकाल लिया, ये सोल्यूट का नहीं है सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का मास है, क्योंकि आप देखें मोलैरिटी सॉल्यूशन की होती है और ये मास किसका है सॉल्यूशन का, तो ये मास कितना आएगा 1200। अब देखिए 2 मोल प्रेजेंट है, और वो किसके प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है NaOH के, किसके प्रेजेंट है NaOH, यानी कि सॉल्यूशन बना है NaOH से। तो NaOH के हमें मोलर मास पता होना चाहिए, Na का कितना 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस H का कितना 1, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी टोटल कितना हो गया 40, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला मैंने बताया था गिवन मास डिवाइड में
मोलर मास, और हमें ये मास ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n इंटू मोलर मास। और मोलर मास देखिए कितना है, मोल निकाले हमने 2 और मोलर मास निकाला कितना 40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 80। ये 80 ग्राम क्या आ गया, मास आ गया। किसका आ गया, ये देखो सोल्यूट था, तो सोल्यूट का मास कितना आ गया 80। अब ध्यान से देखिए, हमें सॉल्यूशन का मास पता है, सोल्यूट का पता है, सोलवेंट का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, और 1200 में से 80 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 1120, शायद इतना ही आएगा। तो ये क्या आ गया, अपने पास ये बॉक्स फिल हो चुका है। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी सॉरी स्मॉल m, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास किसका, सोलवेंट का, मास किसका निकालना है, सोलवेंट का। अब एक बार देखिए सोल्यूट कितने गिवन है, कितने हमने देखे थे सोल्यूट, मोलैरिटी जब देखा था मोल कितने आए थे हमारे, 2 आए थे, किसके, सोल्यूट की, 2 डिवाइड में मास ऑफ सोलवेंट किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। मास ऑफ सोलवेंट देखिए, मास और यहां सोलवेंट कितना है 1120, ये किस में होना चाहिए था, केजी में, लेकिन ये कितने में है, ग्राम में। देखिए 1000 ग्राम थे, तो 1000 ग्राम है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इससे तो डिवाइड ही होगा, 2000 डिवाइड में 1200, इससे कुछ भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये था इंटर कन्वर्जन, ये बहुत ही आसान है, और ये मानिए कोई भी सॉल्यूशन हो, इसमें स्टार्टिंग मोलैरिटी निकालते हैं, फिर मोलैरिटी का लिखते हैं, बहुत लेंथी हो जाता है। और उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है, मास वॉल्यूम डेंसिटी लिखेंगे, सोल्यूट सोलवेंट सॉल्यूशन लिखेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिलेगी वो फिलअप करते चले जाएंगे, और हमारा न्यूमेरिकल आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ भी सोल्व कर सकते हैं, किसी का भी इंटर कन्वर्जन करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ भी अपनी तरफ से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम सवाल दे देंगे, ठीक है। आइए आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन कर ली। मैंने सबसे पहले लेक्चर में ये बताया था कि सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं, कैसे सॉल्यूशन बनते हैं। तो हम यहां पे बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की, यानी कि जो सोलवेंट होगा अपना, क्या होगा, सोलवेंट, वो किस फेज में रहेगा, वो लिक्विड में रहेगा, और जो सोल्यूट है वो हम चेंज करते रहेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में ले लेंगे गैस, गैस इन लिक्विड, फिर ले लेंगे लिक्विड इन लिक्विड, फिर ले लेंगे सॉलिड इन लिक्विड। जब मैं गैस इन लिक्विड की बात करूंगा, गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन की बात करूंगा, वहां मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी हेनरी लॉ से, किससे, हेनरी लॉ से, यानी कि इसमें हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे। जब मैं बात करूंगा लिक्विड इन लिक्विड की, वहां हम पढ़ेंगे रोल्स लॉ, क्या पढ़ेंगे, रोल्स लॉ, वहां मुझे रोल्स लॉ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जब मैं सॉलिड इन लिक्विड की बात करूंगा, वहां मैं पढ़ूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां इंफॉर्मेशन मिलेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 4 तरह की होती है। पहली क्या है, पहली होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो थर्ड होगी वो होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। जो फोर्थ होगी वो क्या होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नहीं ये वही होगी फर्स्ट वर्ड, ये होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग L, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉन ऑफ फैक्टर, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा अपना, फिनिश हो जाएगा। ये इस चैप्टर का आगे का डिवीजन है, लेकिन ये नहीं कि अभी खत्म होगा, अभी खत्म नहीं, अभी तो देखिए बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पढ़ा ही कुछ नहीं। जब मैं बात करूंगा, देखिए
कई बार हम ये बोल देते हैं कि जो लिक्विड है, लिक्विड को क्या बोल देते हैं, वोलेटाइल, यानी कि इसको बोल देते हैं, देखो गैस क्या है, गैस तो अपने आप ही वेपर फेज में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, यहां पर अगर हम क्या लिख दें, वोलेटाइल, यानी कि इस वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, विच कैन बी converted into vapors, which can be converted into vapors। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, एट नॉर्मल टेम्परेचर, मैंने क्या लिखा है, एनटी, एनटी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर क्यों लिखा, अब ध्यान से सुनिए, ये कौन है, ये वोलेटाइल कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, कहां पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब मैंने नॉर्मल टेम्परेचर क्यों लिखा, वाटर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, क्या वेपर में कन्वर्ट होता है, आप सोचेंगे नहीं होता, लेकिन आप गलत है, वो कन्वर्ट होता है। आप फ्रीजर में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -3, -5, यानी कि हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर लेते हैं। फ्रीजर में जब हम फ्रीजर खोल के देखते हैं तो ऊपर की तरफ हमें बर्फ चिपकी हुई मिलती है, और वो बर्फ क्यों चिपकी, क्योंकि नीचे जो आइस हमने रखी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर के क्या बनते हैं, वेपर। 25 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या बनते हैं, वाटर के वेपर्स। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या बनते हैं, वेपर। लेकिन आप ये सोचेंगे, हमने तो यही पढ़ा है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात सही है, बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन आप उसको रियलाइज नहीं कर पाए, एनालाइज नहीं कर पाए, आप अच्छे तरीके से सीख नहीं पाए। तो होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी उसके क्या बनेंगे, वेपर। 100 डिग्री पे भी क्या बनेंगे, वेपर। हाँ, ये बात सही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके वेपर कम बनेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उसके ऑलमोस्ट सारे ही वेपर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वेपर फेज में डिफरेंस होता है कि कम बनेंगे ज्यादा बनेंगे, तो सारा खेल किसका है, नॉर्मल टेम्परेचर का। और कुछ ऐसे होंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल, क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब क्या है, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, किस पे, एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब इसको देखिए, अगर मैं यहां पे नॉर्मल टेम्परेचर नहीं लिखता, यानी कि जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, मेरे को एक बात बताएं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, सारे ही तो होते हैं। देखिए जब आप पीरियोडिक